नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। संसद चलेगी या नहीं चलेगी, इन तस्वीरों को देखकर तो लगता है सहमति बन रही है, लेकिन यकीन जानिए सोमवार से नहीं चलेगी। पहले 2 दिन इसलिए चलेगी क्योंकि संविधान पर चर्चा होनी है, बाबा साहब अंबेडकर पर चर्चा होनी है 26 और 27 को। उसके बाद मामला कहां जाएगा कोई नहीं जानता। दस्तक में बताएंगे दरअसल ये मामला जाएगा किधर। लेकिन आइए आज जरा राजनीति का कखहरा पढ़ें, क्योंकि बच्चे अक्सर पढ़ते हैं और बोलते हैं कि अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल उल, छोड़िए उसे। दरअसल हमने भी एक ब्लैक बोर्ड बनाया और उस पर लिख दिया अ से असहिष्णुता। इसके मतलब क्या निकाले जाए। इस देश के भीतर असहिष्णुता को लेकर कई तरीके से कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि दरअसल एक सेतु का काम आज उन आम बच्चों के जरिए किया जाए जिन बच्चों को नहीं पता सियासत के मायने क्या हैं। उन बच्चों को पता है पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, लेकिन नौकरी भी चाहिए। और नौकरी के लिए देखिए किस स्थिति में राजस्थान के एक गांव के भीतर का सच, जरा देखिए इसे। किसी भी भाषा का विस्तार इस बात पर निर्भर करता है कि वो जीवन यापन से किस हद तक जुड़ी है। राजस्थान के दूर दराज के गांव में जनजात समाज के लोगों ने जीवन यापन के लिए उर्दू को चुना, क्योंकि सरकारी नौकरी उर्दू के जरिए मिल रही थी। यहाँ के जो 97 और 98 के अंदर सीनियर हायर सेकेंडरी निवाई के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू था, और उर्दू जिन जिन छात्रों ने पढ़ी वो उर्दू के उनको जॉब मिल गया। जब उनको जॉब मिल गया तो यहाँ के ग्रामवासियों में ये रुचि हुई कि हमें भी अपने बच्चे और बच्चियों को उर्दू पढ़ाए। हिंदुस्तान और यूरोप के नए पुराने शायरों पर बहुत अच्छे मदामी लिखे। तो हमारे गांव से बहुत आदमी नौकरी में लग गए, इसलिए हमने भी उर्दू ले ली। इससे हमें रोजगार मिलेगा, जल्दी नौकरी मिल जाएगी। बच्चों में काफी उत्साह, बच्चे जो है मतलब काफी पढ़ने के लिए प्रेरित हैं। पढ़ने में तो सही लगता है, लेकिन एकदम से दूसरी भाषा पकड़ते हैं तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। बहुत अच्छे मदामी। हम ये समझते थे कि उर्दू मुसलमानों की है, लेकिन हमने ये सोचा कि मुसलमान ही नहीं पढ़ सकते, हम भी पढ़ सकते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ ये उर्दू क्यों ले ली लोगों ने, तो इसके पीछे कारण है कि जॉब्स भी लगी है लोगों की और एक नया आयाम भी खुला है रोजगार का। अब आलम यह है कि इस इलाके के हर घर में हर बच्चा उर्दू की पढ़ाई कर रहा है। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, सिंदड़ा, टोंक, आज तक। तो भाषा अगर पेट से भी जुड़ जाए तो विस्तार भी होता है और उसके जरिए समाज में एक सांस्कृतिक सद्भाव भी बनता है। शायद इसीलिए जिस वक्त संविधान बनाया जा रहा था इस बात का जिक्र कर दिया गया हिंदी इस देश की भाषा हो जाएगी 15 बरस के भीतर, लेकिन आज तक ये स्थिति नहीं आई। हो सकता है कल संविधान पे जब संसद के भीतर चर्चा हो तो ये मुद्दा भी उठे। तो भाषा पेट से जुड़े, रोजगार इस देश के भीतर हो तो फिर असहिष्णुता कौन कहेगा। लेकिन इस दौर में कहा जा रहा है और अब दरअसल वो दर्द भी फूट के निकल आ रहा है जो कल तक खामोशी के साथ जहर पीने वाली स्थिति थी। संगीतकार गीतकार ए.आर. रहमान का दर्द भी कुछ इसी तरीके से निकला। यह ईरानी फिल्म मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड का दृश्य है, जिसमें ए.आर. रहमान ने संगीत दिया तो मुंबई की रजा अकादमी ने रहमान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। दरअसल फतवा जारी करने वाली अकादमी का कहना था कि फिल्म का नाम ही पैगंबर मोहम्मद का अपमान है। फतवा 2 महीने पहले जारी किया गया था और रहमान तब खामोश हो गए थे। उस वक्त इस
फिल्म पर जारी फतवे की वजह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ए.आर. रहमान को अपने कार्यक्रम रद्द भी करने पड़े। और तब रहमान पहली बार आहत हुए क्योंकि उनके पिता हिंदू और मां मुस्लिम हैं। और 1989 में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर मां का धर्म अपनाया और दिलीप कुमार से ए.आर. रहमान हो गए। लेकिन रहमान के लिए 2 महीने पहले का दौर बेहद त्रासदीदायक था। लेकिन तब रहमान सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं बोले। लेकिन कल जब आमिर खान ने देश में असहिष्णुता के माहौल का जिक्र किया तो रहमान का दर्द भी कुछ इस तरीके से फूट पड़ा। कुछ महीने पहले मैं भी इसी तरह की परिस्थितियों से होकर गुजरा। रहमान ने विरोध की उन आवाजों को भी सही ठहराया जो सम्मान लौटा रहे हैं। रहमान ने बाकायदा कहा कि यह एक पोएटिक विरोध है, यानी काव्यात्मक विरोध है। And we should set an example to the whole world because we come from the land of Mahatma Gandhi. He's shown the whole world how the whole revolution can happen without the violence. यह देश महात्मा गांधी का है, कौन छोड़ना चाहेगा इस देश को। और शायद इसीलिए कल जो कहा उस पर आज चुप्पी टूटी आमिर खान की और एक बयान जारी किया। बयान में उन्होंने क्या लिखा? मैं और मेरी पत्नी का देश छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है, ना तो इससे पहले कभी था और ना ही भविष्य में कभी होगा। जो लोग इसका उल्टा मतलब निकाल रहे हैं उन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं देखा या जानबूझकर मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत मेरा देश है, मैं इससे प्यार करता हूं और मैं खुशनसीब हूं कि यहां जन्मा और यही वो देश है जहां मैं रह रहा हूं। जो भी मुझे देश विरोधी कह रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भारतीय होने पर नाज है और मुझे यहां रहने के लिए किसी की इजाजत या समर्थन की जरूरत नहीं है। शोर मचाने वाले, भद्दी गालियां देने वाले मुझे सही साबित कर रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, ये किसे पता था? हम तो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं असहिष्णुता, लेकिन संसद के भीतर भी असहिष्णुता को लेकर सांसद चर्चा करेंगे। यकीनन नोटिस दिया गया है कांग्रेस की तरफ से आर्टिकल 93 के तहत और उसके तहत बहस होनी चाहिए। ये राज्यसभा में भी रखा जा रहा है। सवाल उसके आगे का है, संसद के भीतर जो स्थिति लगातार बन रही है उसमें क्या ये माना जाए वो मुद्दे हाशिए पर हैं जो जनता से जुड़े हैं, या हर बार विपक्ष उन मुद्दों को लेकर आता है और जो भी सत्ता में आता है उसके जहन में ये मुद्दे गायब हो जाते हैं। कांग्रेस का नजरिया कुछ ऐसा ही है। असहिष्णुता, महंगाई, दलित उत्पीड़न, किसान खुदकुशी, बैंक स्कैम, पंजाब ड्रग, जी ये कांग्रेस की फहरिस्त है। जिस पर सहमति बने तो संसद चले, यानी इन मुद्दों से इतर अगर मोदी सरकार चाहेगी कि सिर्फ बिल दर बिल ही पास हो तो ही संसद चलेगी तो संसद नहीं चलेगी। कांग्रेस ने असहिष्णुता के मुद्दे पर चर्चा के लिए बकायदा नोटिस भी दे दिया है और मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर अपनी गंभीरता भी एनडीए की बैठक में जतला दी है। यानी संसद सहिष्णुता दिखाते हुए असहिष्णुता पर बहस करेगी, संसद सहमति जताते हुए जीएसटी को पास करेगी। ये दोनों सवाल ऐसे हैं जो कल संसद के शीतकालीन सत्र के साथ ही सियासत के गलियारे में गूंजने लगेंगे, क्योंकि पहले दिन तो संविधान को लेकर बहस होनी है तो उस पर बहस शांतिपूर्ण तरीके से होगी। असल पंगा उसके बाद होगा और संसद में यह सवाल बड़ा होते चला जाएगा कि सहिष्णुता सांसदों में है या नहीं। और इन सब के बीच आज जब बैठकों का सिलसिला चला तो उसमें कुछ निकला नहीं। निकला यही कि सत्ता को कुछ झुकना चाहिए और विपक्ष को कुछ सोचना चाहिए। तो जो सवाल आमिर खान ने उठाए और आमिर खान को लेकर जो बहस देश भर में असहिष्णुता के साथ शुरू हुई, उसमें पहली बार मोदी सरकार के मंत्री और विपक्ष के राजनेताओं ने सहिष्णुता के साथ कुछ इस तरीके से स्वीकारा। He definitely has got a right to express his views, but the same time he should understand whether he is serving the cause of the nation or hurting it. कहीं न कहीं तो तकलीफ हुई। तो बड़ा कलाकार है जिसका इतना बड़ा सम्मान है, हम और आप सम्मान करते हैं, तो कहीं न कहीं तो तकलीफ हुई है तो उसको पूछना चाहिए सरकार को। जो कल एक कलाकार फिल्म वाले ने जो बोला है आमिर खान ने, वो बिल्कुल वाजिब बात है। तो सरकार को और जो सरकारी पार्टी उसको सहनशील होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है और ऐसा कोई वक्त आएगा तो मैं सबको प्रोटेक्शन दे दूंगा। तो असहिष्णुता का सवाल अब सड़क पर नहीं संसद का भी है और राज्यसभा में इस पर चर्चा के साथ शुरुआत हो सकती है। लेकिन लोकसभा में तो सरकार के सामने पहला सवाल जीएसटी का है। इसे पास कराना उसके लिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में भी मैसेज देना है। लेकिन सवाल है कि टकराव है और टकराव की वजह क्या है?
असल में पहली बार राहुल गांधी ने मोदी सरकार के जीएसटी बिल में ही खोट निकालकर बता दिया कि उन्हें मंजूर नहीं है। Do we want a GST? Are we ready to compromise on a GST? Are we ready to talk on a GST? Absolutely. Are we going to accept just being thrown aside? No. तो संकेत साफ है, जीएसटी बिल पास होगा नहीं, संसद ठप होगी और दोनों ही पक्ष उसके बाद खुद को जिम्मेदार राजनीतिक दल बताने से चूकेंगे नहीं। दरअसल इससे पहले याद कीजिए, संसद के भीतर भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कुछ इसी तरीके से माहौल लगातार बनते चला जा रहा था। उस वक्त भूमि अधिग्रहण विधेयक को सरकार अध्यादेश जो लाना चाहती थी उसे वापस लेना पड़ा। लेकिन आज की रिपोर्ट जो हम दिखा रहे हैं, दरअसल इससे पहले इस देश के भीतर जो भी जमीन अधिग्रहित की जाती रही उसमें अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो नए कानून के मातहत वो जमीन वापस उन्हीं लोग को दे दी जाएगी जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। हालात क्या हो सकते हैं या दिल्ली में क्या हालात होने वाले हैं, जरा रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सबसे महंगे और खूबसूरत इलाकों में मालचा मार्ग और सरदार पटेल मार्ग आता है। यहाँ पर कई राज्यों के भवन हैं। यहीं पर शानदार 5 सितारा होटल है। यहाँ पर शानदार चाइनीज रेस्तरां से लेकर थाई फूड की दुकानें भी हैं और साथ ही शानदार हवेलियां भी हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे इलाके की जमीन मालचा गांव वालों को सौंप दी जाए, जिनसे अंग्रेजों ने यह जमीन 1911 में ली थी। अंग्रेजों के जहन में तब लुटियंस दिल्ली को विस्तार देते हुए खूबसूरत बनाना था, तो गांव की ये जमीन ले ली गई। हम खड़े हैं मालचा मार्ग के ठीक सामने रिज में, और रिज में बीचों बीच है एक महल जिसे मालचा महल के नाम से जाना जाता है, जिसमें मौजूदा वक्त में रूलर ऑफ अवध यानी जो अवध के शासक हैं उनके बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। प्रिंसेस विलायत महल इसको अब नाम दे दिया गया है। और ऐसा कहना है याचिकाकर्ता सज्जन सिंह का कि दरअसल ये महल उन्हीं के पुरखों ने बनवाया था और उस वक्त ये पूरा उनका ही इलाका था। यहाँ पर पूरी आबादी हुआ करती थी और इस महल पर भी वो लोग क्लेम कर रहे हैं। जी, अदालत में यह मामला इसलिए क्योंकि नए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा कानून 2013 की धारा 24/2 के मुताबिक अगर मुआवजा नहीं दिया गया हो तो अधिग्रहण रद्द किया जा सकता है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें मालचा गांव के लोगों के पुरखों का कहना है कि दरअसल इस तरह का मुआवजा उन्हें कभी मिला ही नहीं। और इसी आधार पर दिल्ली में ही डीडीए के 606 मामलों में से 514 मामलों में जमीन वापस भी लौटा दी गई है। तो अब मालचा गांव वाले भी अदालत जा पहुंचे हैं। अवार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई यह भूमि जो है न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए अधिग्रहण की जा रही है और इस भूमि में बिल्डिंग बनने के बाद, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद जो भी खाली हिस्सा बचेगा वह हिस्सा वापस इन्हीं किसानों को, लैंडलॉर्ड ऑफ मालचा को वापस लीज पर दे दिया जाएगा। मेरे परिवार को तो 1 इंच जमीन नहीं दी जा रही है और प्राइवेट लोगों को यहाँ 2-2 एकड़ 10-10 एकड़ में इनको बैठाया गया है। दरअसल कई सालों की कोशिशों के बाद सज्जन सिंह ने सारे दस्तावेज जुटाए। 1912 में उनके पुरखों को 2217 रुपए 10 आना 11 पैसे मुआवजा मिलना था, जो आज के हिसाब से 10,000 करोड़ से ज्यादा का बनता है। और शहरी विकास मंत्रालय ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि ये रिकॉर्ड्स उसके पास नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के पास हो सकते हैं। लेकिन सवाल है, एक तरफ नया भूमि अधिग्रहण कानून है जिसके तहत ही अदालत को फैसला लेना है। 1911 के अधिग्रहण के अंतर्गत है ये, और नया एक्ट कहता है कि अगर 5 साल से पहले अक्वायर हुआ और आपको मुआवजा नहीं मिला तो आपकी ज़मीन वापस होगी अगर बची हुई है, या मुआवजा मिलेगा। तो ये केस हमने डाला दिसंबर 2014 में, कोर्ट ने नोटिस इशू किए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि देखिए अगर इनका बनता है मुआवजा तो वो दीजिए। और दूसरी तरफ खास बात यह है कि नए कानून 2013 के तहत दिल्ली में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां भूमि अधिग्रहण रद्द भी किया जा चुका है। और अब संसदीय कमेटी भी राज्यों से दरख्वास्त कर रही है कि वो बताएं कि ऐसी कितनी जमीन है जो 1894 के कानून के तहत अधिग्रहित तो कर ली गई लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला, क्योंकि आने वाले वक्त में हर मामला अदालत तक पहुंचेगा। और दिल्ली के मालचा मार्ग की अगली सुनवाई तो 30 नवंबर को होनी है, और इसीलिए इंतजार हर किसी को है कि दरअसल इस मामले पर अदालत फैसला क्या लेती है। अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। दरअसल इस मातहत चलेंगे और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत देखें तो कोच्चि का एयरपोर्ट भी दायरे में आ रहा है, कोयम्बटूर का भी, और नया विधानसभा जो भोपाल में बना है वह भी आ रहा है। बहुत सारी स्थितियां हैं।
संसदीय समिति के सामने मुश्किल है, राज्य जानकारी दे नहीं रहे, आरटीआई से दे देते हैं लेकिन उन्हें नहीं देते। बहरहाल हमने लिखा आज से असहिष्णुता तो सिर्फ ये देश के भीतर का सवाल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर टर्की केंद्र बन चुका है और टकराव में अमेरिका और रूस आकर खड़े हो गए हैं। ये कोल्ड वार की आहट है या हथियारों को बेचने की होड़, जिसके नए संकेत रूसी लड़ाकू विमान को गिराए जाने के बाद तुर्की को लेकर पुतिन और ओबामा के आमने सामने खड़े होने से है। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की को गंभीर हालात भुगतने की चेतावनी दी, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने तुर्की का बचाव करते हुए रूसी विमान पर हमले को हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करार दे दिया। नया टकराव सिर्फ इतना नहीं है बल्कि आईएस भी इसके दायरे में आ चुका है। G20 की बैठक में पुतिन ने आईएस का विरोध करते हुए भी कई देशों को कटघरे में खड़ा किया था और बहुत साफ किया था कि कुछ देश अपने लाभ के लिए आईएस को मदद भी पहुंचा रहे हैं। जाहिर है पुतिन के निशाने पर कहीं ना कहीं अमेरिका भी था और अब ओबामा ने रूस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि अगर रूस तुर्की समर्थित सीरिया के विद्रोहियों को निशाना बनाने के बजाय इस्लामिक स्टेट से लड़ाई पर ध्यान लगाए तो टकराव या फिर गलतियों की संभावनाएं कम रहेंगी। तो संकेत साफ है, ओबामा पुतिन के बीच सीरिया के विद्रोहियों और आईएस को लेकर सहमति नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ टकराव भर का भी नहीं है बल्कि नए तरीके के युद्ध की आहट का भी है, क्योंकि रूस ने एक तरफ सीरिया की सीमा पर युद्ध सरीखे हालात के तौर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ टर्की भी अब अमेरिकी खेमे की तरफ बढ़ते हुए चीन के साथ हथियारों की खरीद के करार को तोड़ चुका है। और इन सब के बीच रूस ने टर्की से हथियार करार भी तोड़े हैं और सैनिक समझौते भी। हालांकि G20 की बैठक से पहले ही चीन के साथ टर्की ने मापदंडों के आधार पर मापदंडों का जिक्र करते हुए करार तोड़ा था। लेकिन जिस तर्ज पर अरबों रुपए के रक्षा करार को रद्द किया गया और चीन के सैन्य संबंधों को और चीन के सैन्य धंधों को झटका लगा, उसके पीछे रूस अमेरिका के नए टकराव को भी देखा जा रहा है। और सीरियाई कुर्द गुट और इस्लामिक स्टेट को लेकर बढ़ रही दुनिया के हालात को भी बेहद गंभीर माना जा रहा है। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी